नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या भारत का संविधान और हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान सभा। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने संविधान सभा के इतिहास को पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। उसमें हमने ये बात कर ली थी कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग लोकमान्य तिलक ने की थी 1895 में। उसके बाद 1918 में मदन मोहन मालवीय ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया। 1922 में गांधी जी ने यह घोषणा की कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण स्वयं भारतीयों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हमने थोड़ा सा साइमन कमीशन को पढ़ा और जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके बारे में भी चर्चा की थी, जो भारतीयों द्वारा पहला प्रयास था संविधान के निर्माण में। फिर हमने बात की थी कि कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में 1934 में संविधान सभा की पहली बार मांग की गई। उसके बाद 1936 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इस बात को कहा कि संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीयों द्वारा निर्वाचित होंगे। फिर हमने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन पर चर्चा की थी और फाइनली हमने बात की थी वेवेल योजना के बारे में। ये सारी बात हमने पिछली क्लास में बड़ी ही डिटेल में कर ली है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें और एक एक चीज का नोट जरूर बनाएं। आज की भी जो हम क्लास पढ़ेंगे पेन कॉपी लेकर बैठे, एक एक चीज जो भी मैं बताता हूं उसको लिखे जरूर, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। आप क्वेश्चन एक एक चीज देखोगे आप क्लास में से, क्योंकि बहुत डिटेल में और बहुत ही व्यवस्थित क्रम से पढ़ रहे हैं, तो इसी क्रम से आपको नोट्स भी बना लेने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो कहानी को जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। और साल 1945 हमने बात की थी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। इधर भारत में वेवेल योजना आई और उधर इसी समय ब्रिटेन में चुनाव होने थे। तो वहां पर हमने थोड़ी सी बात क्या कर ली थी कि 1945 में लॉर्ड वेवेल ने क्या रखा, वेवेल प्रस्ताव रखा, जिसमें यह घोषणा थी कि एक तो जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी उसमें एक तो सैन्य मंत्री और खुद वायसराय को छोड़कर बाकी सारे सदस्य हम भारतीयों को बनाएंगे, और दूसरी जो बड़ी घोषणा थी वो ये थी कि क्या की जाएगी, आपके एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह वेवेल योजना में घोषणा हो गई थी। इधर ब्रिटेन में चुनाव होने थे और दो बड़ी पार्टियां थी, एक लेबर पार्टी दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे चर्चिल और लेबर पार्टी के नेता थे एटली। और एटली साहब ने चुनाव में ही घोषणा कर दी थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम भारत को आजाद करेंगे। चुनाव संपन्न हुए और सौभाग्य से जीते कौन, एटली साहब। तो जीते तो एटली थे पर पटाखे फोड़े गए भारत में। अब विश्वास हुआ था कि हमें आजादी मिलेगी और एटली ने सरकार बनाते ही यह घोषणा कर दी थी कि जून 1948 तक हम भारत को पूर्णतया क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। दूसरा वादा था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो संविधान सभा कैसे गठित होगी, इसके लिए कल भी मैंने आपको बताया था कि एक मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन। तो अच्छे से ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल बार बार एग्जाम में आता है कि भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके आधार पर गठित हुई थी, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित हुई थी। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ध्यान रहे 24 मार्च 1946। अब एक सवाल दिमाग में और आ जाना चाहिए कि इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों है ना। अब तक हम देख रहे थे क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, इसका नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। तो मित्रों इसका कारण यह था कि ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था इसमें 3 सदस्य थे और वो तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री थे। इसलिए आप इस कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडलीय मिशन कह दे तो भी कोई गलत नहीं होगा। सारे के सारे क्या थे, मंत्रिमंडल, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो पहला नाम क्या था, पहला नाम था सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस, ये कौन थे, ये भारत मंत्री थे। मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि 18 सितंबर की क्रांति के बाद 1861 में भारत के लिए एक मंत्री पद बनाया गया था जिसको भारत मंत्री या भारत सचिव कहते थे। तो इस समय इस पद पर नियुक्त थे ये। और कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रहे मित्रों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ही थे, यही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक, दूसरे जो सदस्य थे वो कौन थे, वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स। अब ये स्टैफर्ड क्रिप्स कोई नया नाम नहीं है,
कल जो हमने क्रिप्स मिशन के बारे में बात की थी वो यही वाले क्रिप्स मिशन यही लेकर आए थे इनकी अध्यक्षता में, ये वही वाले क्रिप्स, ठीक है। और ये क्या थे, ये व्यापार मंत्री थे, व्यापार मंत्री। और तीसरे सदस्य थे ए.वी. अलेक्जेंडर, ए.वी. अलेक्जेंडर। ये कौन थे, ये नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री। तो इसके 3 सदस्य और तीनों कौन है, कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, और इसीलिए इस मिशन को क्या नाम दिया गया, कैबिनेट मिशन नाम दिया। तो हमारे एग्जाम्स में बार बार प्रश्न बनता है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था, तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। तो ये कैबिनेट मिशन आया और इसने सुझाया कि भारत के लिए क्या करेंगे, हम संविधान सभा का गठन करेंगे। और कैसी होगी संविधान सभा, तो संविधान सभा। तो सबसे पहले तो मुद्दा यह था कि संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे। तो संविधान सभा में सदस्य कैबिनेट मिशन के अनुसार कितने होने चाहिए थे, 389। हमारी संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के तहत कितने सदस्य, 389। कभी आपने सोचा कि यह क्या आंकड़ा हुआ, 389 सदस्य, भाई 390 कर लेते, 400 कर लेते। ये 389 का हिसाब किताब क्या है, 350 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं, 390 क्यों नहीं। तो ध्यान रहे मित्रों कि प्रस्ताव यह था कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति होंगे, 10 लाख जनसंख्या पर एक। और 1941 में जो भारत की जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 38.90 करोड़, या यूं कहें 38 करोड़ 90 लाख। ये मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है उस समय ना। अब दे दो इसमें 10 लाख का भाग, क्या आंकड़ा आ जाएगा, 389। तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 389 करोड़, 389 लाख। तो सदस्य क्या हो गया, हर 10 लाख पे एक, तो सदस्य की संख्या कितनी हुई, 389। ये वो कारण था कि संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्यों का आंकड़ा तय हुआ था, ठीक है। अब ये 389 जो सदस्य होंगे उनका क्या हिसाब किताब रहेगा, तो ध्यान रहे इस समय भारत मोटा मोटी तौर पर 3 भागों में बटा हुआ था। एक वो भारत जिन पर ब्रिटिशों का सीधा अधिकार था ना, और उनको कहते थे हम प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत होते थे। और इस समय भारत में कुल 11 प्रांत थे। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश थे, चीफ कमिश्नरेट कहते थे उनको, यूटी ना, यूटी कह लो, चीफ कमिश्नरेट कह लो, या केंद्र, आज की भाषा में केंद्र शासित प्रदेश कह लो। ये जिसको हमने प्रांत कहा है आज की भाषा में आप इसको राज्य कह सकते हो, ठीक। तो इस समय कितने, 4 यूटी थी हमारे भारत में, है ना। अगर मैं चारों के नाम लिख लेता हूं, चलो यहां पर यूटी कौन कौन सी थी। एक तो था दिल्ली, दूसरा हमारे राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और तीसरा था कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक में पड़ता है कुर्ग, और चौथा था बलोचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान चला गया है ना, बलोचिस्तान। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। और छोटी बड़ी 565 रियासतें थी जहां पर राजाओं के माध्यम से अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था। तो कुल मिलाकर छोटी बड़ी सबको मिला दे तो लगभग 565 रियासतें थी। तो अब कहां से कितने सदस्य होंगे, तो तय हुआ कि प्रांतों से टोटल सदस्य आएंगे 292, 292 सदस्य। यूटी से आएंगे 4 सदस्य, सभी जगह से एक एक, और रियासतों से क्या होंगे 93 सदस्य, 93। अब देखो ध्यान देना, ये जो 292 सदस्य कहां से, प्रांतों से, और 4 सदस्य कहां से, केंद्र शासित प्रदेशों से, टोटल हो गए 296।
ये 296 सदस्य क्या होंगे, ध्यान रखना मित्रों, निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे, निर्वाचित। लेकिन ध्यान रखना, इनका जो निर्वाचन हुआ था यह प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। जैसे वर्तमान में हमारे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे जनता वोटिंग नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। तो उस समय इनको कौन वोट करेंगे? अभी तो विधानसभा में सदस्य है, लोकसभा में सदस्य है, राज्यसभा में सदस्य है। तो भाई मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रांतों में विधान परिषदों का गठन हो गया था और 1945 में ही विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव भी हुआ था। तो जो विभिन्न विधान परिषद है, बंबई है, मद्रास है, उड़ीसा है, बिहार है, असम है, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है ना, पंजाब है, तो यहां की जो विधान परिषदें हैं वो लोग, ये विधान परिषद के सदस्य वोट देंगे, ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, चुनकर आएंगे। तो 296 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे और बचे 93 सदस्य जो रियासतों के हैं इनको क्या करेंगे, राजा मनोनीत करेंगे। ये क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। भाई राजाओं के यहां पर तो ना कोई विधानसभा थी, तो चुनाव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसे में जैसे अपने मेवाड़ के राजा है तो इनको पूछ लिया जाएगा, हाँ भाई मेवाड़ से किसको भेजोगे, और मेवाड़ के राणा जी ने कहा ठीक है हम माणिकलाल वर्मा को भेजते हैं। या जोधपुर से पूछा कि भाई आप किसको भेजोगे, तो उमेर सिंह जी ने कहा ठीक है हम जयनारायण व्यास को भेजेंगे। तो ये जो सदस्य थे वो कैसे थे, मनोनीत सदस्य। और ये जो चीफ कमिश्नरेट थे यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यहां से भी क्या हुआ, चुनाव। और अपने राजस्थान में एक है अजमेर मेरवाड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर भी विधान परिषद थी, धारासभा जिसको कहते थे। और हमारे राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य गए थे, क्या नाम था उनका, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, वो यहीं से चुनकर गए थे। तो राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे। तो तय ये हुआ कि 296 सीटों पर तो क्या होंगे, चुनाव होंगे, और 93 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। यह हिसाब किताब रखा गया था। ठीक, अब ये जो 296 सदस्य है इनका भी क्या किया गया था, विभाजन किया गया था, बंटवारा किया गया था। कैसे किया गया था, कितनी सीटों पर चुनाव होना है, 296। अब ये जो 296 सदस्य होंगे इनमें से 213 सदस्य सामान्य कैटेगरी से आएंगे, जनरल, सामान्य। 79 सदस्य मुस्लिम होंगे, मुस्लिम, और 4 सदस्य सिख होंगे। यह रेशियो रखा गया था। इस बात का ध्यान रखा जाएगा, सीटें मुसलमानों के लिए और सिखों के लिए आरक्षित रखी गई थी कि कम से कम 79 सदस्य तो मुस्लिम लीग के होने चाहिए, या यूं कहें मुसलमान होने चाहिए, और 4 सदस्य सिखों के होने चाहिए। अब इससे अधिक भी हो सकते हैं क्योंकि 213 सदस्य जो है वो क्या है, सामान्य है। तो यहां पर तो क्या होगा, चुनाव होगा। तो चुनाव में मुसलमान भी खड़े हो सकते हैं, हिंदू भी खड़े हो सकते हैं, ईसाई भी खड़े हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन यह तय था कि 79 सीटें मुसलमानों के लिए संविधान सभा में आरक्षित थी और 4 सीटें सिखों के लिए संविधान सभा में आरक्षित थी। यह हिसाब रखा गया था। ठीक है, फिर इसको और बांटा गया था किसके हिसाब से, कि जो हमारे 11 प्रांत थे इनके भी क्या कर दिए थे, 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए थे, और कौन से ग्रुप से कितने सदस्य आएंगे इसका भी क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। तो देखो क्या हिसाब किताब है, ऊपर ले लेते हैं इसको। तो क्या किया गया था, जो प्रांत थे, टोटल कितने प्रांत थे, 11 प्रांत। इन 11 प्रांतों को 3 समूहों में बांट दिया गया। एक नाम दिया समूह ए, दूसरा नाम दिया समूह बी, और तीसरा नाम दिया समूह सी। इस प्रकार से बांट दिया गया था। ठीक, अब इसमें क्या होगा, आपके जो समूह ए है इसमें कौन कौन से राज्य होंगे, तो इसमें देखो एक राज्य था मद्रास, एक था बॉम्बे, एक था उड़ीसा, एक था बिहार, एक था
संयुक्त प्रांत, जिसको वर्तमान में आप कह लो उत्तर प्रदेश, और एक कह सकते हैं अपन मध्य प्रांत, वर्तमान में आप कह सकते हो मध्य प्रदेश। तो कितने 6 प्रांत किसमें शामिल कर दिए गए? समूह ए में। इसी प्रकार से क्या किया गया? समूह बी में 3 प्रांतों को रखा गया। समूह बी में 3 प्रांत कौन कौन से? एक तो था पंजाब, दूसरा था सिंध, और तीसरा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और तीसरा समूह बना समूह सी। इसमें कितने? 2 प्रांतों को रखा गया। एक तो कौन सा? बंगाल, और दूसरा कौन सा? असम। इस प्रकार से क्या कर दिया गया? 11 के 11 प्रांतों को 3 समूह में बांट दिया गया था। अब तय हुआ कि किस समूह से कितनी सीटें होंगे, कितने सदस्य होंगे। तो सर्वाधिक सदस्य मिले समूह ए को। यहां पर कितने सदस्य तय हो गए? 187। समूह ए से कितने सदस्य? 187 सदस्य, 187। सर्वाधिक सदस्य कहां थे? वो थे समूह ए में। फिर समूह बी को मिले 35 सदस्य। समूह बी में कितने आ गए? 35 सदस्य। और समूह सी में आए थे 70 सदस्य। तो टोटल कितने हो गए सबके सबको मिलाकर? 292 सदस्य, 292 सदस्य। और प्लस 4 सदस्य तो कहां से आने वाले हैं? यूटी से, चीफ कमिश्नरेट, वहां से एक एक सदस्य तो तय था। तो यह फार्मूला बनाया था इन्होंने, इस प्रकार से चुनाव होंगे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ था? इसी फार्मूले के आधार पर चुनाव हुआ था। अब देखो संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? चुनाव हुआ 296, 296 सीटों पर, 296। अब देखो होता क्या है, 296 सीटों पर चुनाव होते हैं और सर्वाधिक सीटें लेकर आते हैं 208 कांग्रेस। अब सोचो कि सर्वाधिक सदस्य 296 में से 208 किसके? कांग्रेस के। क्या कारण रहा कांग्रेस की इतनी सीटें? तो देखो टोटल प्रांत कितने थे? 11। वो 11 प्रांत में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। और चुनाव में भाग कौन लेंगे? वोट कौन देंगे? ये जो विधान परिषदें हैं उनके सदस्य। तो सर्वाधिक सदस्य किसके थे? कांग्रेस के। तो सर्वाधिक सदस्य किसके जीतेंगे? कांग्रेस के। 8 सदस्यों में कांग्रेस की, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार। 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार थी, एक तो सिंध में और दूसरी बंगाल में, और पंजाब में मुस्लिम लीग का गठबंधन था। ठीक है। तो यह हालात में सर्वाधिक सदस्य किसके रहने वाले थे? कांग्रेस के रहने वाले थे। दूसरे नंबर पर रही मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की कितनी सीटें आई? 73। मुस्लिम लीग। उसके बाद 7 सदस्य छोटे मोटे जो दल थे उस समय, छोटे दलों से, और 8 निर्दलीय सदस्य भी थे। ध्यान रहे मित्रों, 8 सदस्य निर्दलीय थे। अब निर्दलीय कैसे जीत गए चुनाव में? भाई वोट देने वाले या तो कांग्रेस के सदस्य होंगे या मुस्लिम लीग के। निर्दलीय भी क्या जीत सकते हैं क्या? तो ध्यान रहे ये कांग्रेस या मुस्लिम लीग के सपोर्ट से जीते थे, है ना। कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जिनका लाना जरूरी था, उनके सपोर्ट तो नहीं था, सरकारें तो उनकी नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो उनको लाना
जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस या मुस्लिम लीग के सपोर्ट से आए थे। अब यहां पर देखो हो क्या गया है, सर्वाधिक सदस्य किसके हो गए हैं? कांग्रेस के। और मुस्लिम लीग के मात्र कितने सदस्य हैं? 73। तो अब संविधान सभा में बहुमत किसका? कांग्रेस का। और जो हमारा संविधान बनेगा वो कैसे बनेगा? तो प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा होगी, फिर उस पर वोटिंग होगी। तो वोटिंग में किसका निर्णय मान्य होगा? कांग्रेस का, क्योंकि बहुमत इनका है, सीधा सा हिसाब है। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग घबरा गई, बोले फिर हमारा क्या? भाई हमारा तो कोई बात चलने वाली नहीं है, बहुमत कांग्रेस का है, तो पूरी तरह से संविधान किसके हिसाब से बनने वाला है? जो कांग्रेस चाहेगी वो होगा। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो घबरा गए। इनका तो पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लग गया था। बोले ये क्या हो गया? अच्छा, जिन्ना मैं आपको बता दूं, इस समय कैंसर से पीड़ित थे। वो जानते थे कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा भी रहने वाला नहीं हूं। उन्होंने इस बात को सबसे छुपाया था कि मुझे कैंसर है, बाकी ये कैंसर से पीड़ित थे। बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, सिगार पीते थे ये लोग ना। बाद में तो सब छोड़ दिया था, लेकिन पहले बहुत ज्यादा पीते। तो इसको कैंसर हो गया था, तो इसको यह भी पता था कि मरने वाला हूं। तो ऐसी स्थिति में इसने तय किया कि मरते मरते कुछ तो करके जाऊं। और इसने तय किया कि नहीं, हम संविधान सभा में भाग ही नहीं लेंगे। अब क्या करो, हमें तो अलग देश दो, इससे कम कुछ भी नहीं। हमें तो मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। यह मांग तो इनकी पहले से थी, कोई नई नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब तो इनकी दाल बिल्कुल भी गलने वाली नहीं है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की धमकी दे डाली। बंगाल में इनकी सरकार थी, वहां जाकर घोषणा कर दी कि मुसलमानों कुछ भी करो, जो करना पड़े करो, लेकिन कांग्रेस को हालात यह पैदा करो कि कांग्रेस को घुटनों के बल बैठकर आपको पाकिस्तान देना पड़े। जिन्ना का कहना हुआ, और एक ही दिन में बंगाल में लाखों की संख्या में लोग मार दिए गए। और फिर पूरे भारत में तो क्या हुआ, हम इस घटनाक्रम को शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या, सीधी कार्रवाई। और सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है ना, सीधी कार्रवाई दिवस। ये कब की बात है? 16 अगस्त 1946। और हम सब जानते हैं कि यह 16 अगस्त 1946 का दिन एक बहुत ही काला दिन है। एक ही दिन में हजारों की संख्या में लोग मारे गए। मजबूर होकर कांग्रेस को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि अब बात बनने वाली नहीं है। और ऐसी स्थिति में उस समय वायसराय बनकर आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि अब तो दो राष्ट्र बनाने ही पड़ेंगे। और मांग यह थी कि धर्म के आधार पर दो देश होने चाहिए। हिंदुओं के लिए होना चाहिए भारत, और मुसलमानों के लिए होना चाहिए पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947, तारीख याद रखना, 3 जून 1947 ने माउंटबेटन ने एक प्लान रखा। उस प्लान का नाम है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, या इसको डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं। बड़ा खतरनाक था यह डिक्की बर्ड प्लान। ये डिक्की बर्ड प्लान माउंटबेटन आए, माउंटबेटन ने सभी को बुलाया, कांग्रेस को भी बुलाया, मुस्लिम लीग को बुलाया। मुस्लिम लीग को बुलाया, बोलो भाई क्या चाहते हो? मुस्लिम लीग ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने तो कुछ नहीं, सीधा सीधा पाकिस्तान दो, बाकी सारी बात छोड़ो। कांग्रेस को बुलाया, कांग्रेस भी अब मजबूर हो चुकी थी कि मरे लोग उससे बढ़िया तो है दो और पीछा छुड़ाओ। अन्य दल जो थे इस समय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, उनसे भी पूछा गया कि आप बताओ अंबेडकर साहब आप क्या चाहते हो? तो अंबेडकर साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दो देश करने ही पड़ेंगे। कुछ वामपंथी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनसे पूछा, बोला आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि 22 से 24 देश बना देना चाहिए, छोटे छोटे देश होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए, और सब जगह कम्युनिस्टों की सरकार होनी चाहिए। तो ऐसी सबने अलग अलग मांग रखी। फाइनली माउंटबेटन ने यह बात कही कि भाई दो देश होंगे, हिंदुओं के लिए एक देश होगा भारत, और मुसलमानों के लिए एक देश होगा पाकिस्तान।
यहां पर तो चलो ठीक है, सबने इसको स्वीकार कर लिया था कि एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। साथ ही साथ में यहां पर एक कबाड़ा और हो गया, और वो ये किया कि रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि चाहे तो भारत में मिले और चाहे तो पाकिस्तान में। अब देखो 565 रियासतें थी, उनको खुला छोड़ दिया कि मर्जी हो तो भारत में मिलो और मर्जी हो तो पाकिस्तान में। तो ऐसी स्थिति में एक तो हमारे इधर सरदर्द खत्म ही नहीं हो रहा था, यह रियासतों वाला सरदर्द और बढ़ा दिया था ये माउंटबेटन योजना ने। हालांकि जो अंतरिम सरकार बनी थी नेहरू जी की अध्यक्षता में, उसमें गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके रहते भारत बिखरना तो नहीं था। पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। 565 राजा रजवाड़ों को मनाना भारत में मिलने के लिए कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से सभी रियासतें, लगभग सभी रियासतें हमारे भारत में मिली। तो इस प्रकार से माउंटबेटन योजना के तहत क्या हो गया, दो देश हो गए, एक देश बना भारत और दूसरा देश बना पाकिस्तान। तो अब संविधान सभा का क्या होगा, क्योंकि जब 389 सदस्य हमने तय किए थे, उसमें पाकिस्तान थोड़ी था, उसमें तो केवल भारत है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ा, जो संविधान सभा है उसका पुनर्गठन करना पड़ा। और सवाल पूछ ले कि माउंटबेटन योजना के तहत अब संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए, तो संविधान सभा में सदस्य तय हुए 324। ध्यान रहे मित्रों, सदस्य कितने तय हो गए, 324। पहले कितने, कैबिनेट मिशन के तहत, तो कैबिनेट मिशन के तहत सदस्य थे 389। पाकिस्तान अलग होने के बाद सदस्य कितने हो गए, 324। अब इसमें भी क्या हिसाब किताब रखेंगे, तो इसका भी आंकड़ा देखो क्या रहेगा कि टोटल सदस्य होंगे 324। अब इसमें 3 भाग कर लो, ये 324 सदस्यों में से 89 सदस्य कहां से आएंगे, रियासतों से आएंगे। कहां से आएंगे, रियासतों से आएंगे, जो क्या होंगे, मनोनीत, है ना। वापस चुनाव नहीं करवाए, केवल एक डेटा तैयार किया। चुनाव तो एक बार जो हो गए सो हो गए, बस उसी को क्या किया, पुनर्गठित किया। फिर यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, जो कितने थे, 4, और 4 में से एक चला गया पाकिस्तान बलूचिस्तान, बचे भारत में कितने, 3। तो यूटी से कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। बचे क्या, प्रांत, तो प्रांत टोटल कितने थे, 11। उसमें से थोड़े तो चले गए पाकिस्तान में, खासतौर से एक तो आधा बंगाल चला गया और उधर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत चला गया। तो यहां पर तय हुआ कि कितने सदस्य रह गए अपने, 229, 229 सदस्य। तो ध्यान दो, अब इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, माउंटबेटन योजना के तहत, डिक्की बर्ड प्लान के तहत, यह हिसाब इसके तहत है, माउंटबेटन योजना के तहत है हिसाब। तो सवाल पूछ ले कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य, तो 389, जिसमें से 296 तो क्या थे, निर्वाचित, और 93 रियासतों से मनोनीत। और उसमें से भी अगर 296 में भी 4 अलग करें तो यूटी के, केंद्र शासित प्रदेशों के। फिर माउंटबेटन योजना के तहत कितने सदस्य, तो 324, जिसमें से 89 रियासतों से मनोनीत, और आपके जो रह गए कितने, 232, जो क्या होंगे, निर्वाचित, जिसमें से 3 यूटी के और 229 प्रांतों के। ये हिसाब किताब रहा, लेकिन यह भी फाइनल डेटा नहीं था। इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा का और एक बार पुनर्गठन किया जाता है। अच्छा, इस समय एक और मजा हो गया था। समस्या क्या हुई थी, देखना मजा की बात। इस सारे चक्कर में, पाकिस्तान अलग होने के चक्कर में मामला बिगड़ रहा था अंबेडकर साहब का, जो संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे, है ना। अब हुआ क्या, थोड़ा सा अंबेडकर साहब के बारे में भी ध्यान दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, और हम सब जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही थे। आज भी हम हमारे संविधान का शिल्पी, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ही कहते हैं। लेकिन ये सारे कबाड़े में उनके साथ क्या गड़बड़ हुई, अब ध्यान देना। अंबेडकर साहब कैसे चुनकर आए थे वो भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, अब देखो ध्यान देना, अंबेडकर साहब की अपनी एक पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इनकी पार्टी का नाम क्या था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। पहले इन्होंने लेबर पार्टी बनाई थी 1936 में,
1942 में उसको भंग करके दूसरी पार्टी बना ली जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, या यूं कहें अनुसूचित जाति संघ। अनुसूचित जाति संघ। अब हुआ क्या, जो 1945 में प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव हुए थे उसमें अंबेडकर साहब की पार्टी ने भी भाग लिया था, और उन चुनाव में अंबेडकर साहब की पार्टी की बुरी तरह से हार हो गई थी। इवन स्वयं अंबेडकर साहब ने भी बंबई से चुनाव लड़ा था, लेकिन स्वयं अंबेडकर साहब मुंबई से क्या हो गए थे, हार गए थे। इनकी पूरी पार्टी में ही, पूरे भारत में ही केवल 2 सदस्य जीत पाए। तो अब ऐसी स्थिति में चुनाव जीतकर तो अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य ही नहीं बन सकते। भाई मैंने कहा ना, भाई जो संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव है, वो चुनाव में वोट कौन देंगे, जो प्रांतों में आपके विधायक है वही देंगे, और प्रांतों में टोटल विधायक इनके कितने थे, 2 ही थे, और दोनों भी एक स्थान पर नहीं, एक मुंबई में और एक बंगाल में। तो एक विधायक के सपोर्ट से तो आप जीत नहीं सकते। तो अंबेडकर साहब के सामने यह गहरा संकट हो गया। तो ऐसी स्थिति में इनकी पार्टी के एक नेता थे बंगाल में, जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। ये जोगेंद्र नाथ मंडल ने क्या किया, मुस्लिम लीग से बात की। भाई उस समय जो पहले चुनाव हुए थे उसमें तो मुस्लिम लीग थी ना साथ में, मुस्लिम लीग से बात की, और इन्होंने क्या किया, अपनी सीट किसको दे दी, हमारे अंबेडकर साहब को दे दी। और फिर बंगाल से अंबेडकर साहब जीते, किसके सपोर्ट से, मुस्लिम लीग के सपोर्ट से। अब जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग हुआ माउंटबेटन योजना के तहत, तो अंबेडकर साहब कहां से जीतकर आए हैं, बंगाल से, और बंगाल किस में चला गया, पाकिस्तान में। तो अंबेडकर साहब की सीट रिक्त हो गई, ऑटोमेटिकली ही रद्द हो गई। और अंबेडकर साहब पाकिस्तान तो जाना नहीं चाहते थे, ये मंडल साहब चले गए थे पाकिस्तान, जोगेंद्र नाथ मंडल ये पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन अंबेडकर साहब पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। अब समस्या हो गई कि अंबेडकर साहब तो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं रहे। तो उस समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है BN राव। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हमारी संविधान सभा का पहला मसौदा तैयार किया था, और इसी के आधार पर संविधान की नींव इन्होंने रखी थी, ठीक है। और उसको तराशा किसने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो मैं एक शब्द में आपसे कह दूं कि BN राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण 2 स्तंभ थे। आजकल राजनीति के चक्कर में इन 2 नामों को लेकर खींचतान हो सकती है, कुछ लोग अंबेडकर साहब को महान कहेंगे, कुछ लोग BN राव साहब को महान कहेंगे। अरे दोनों ही महापुरुष थे और दोनों एक दूसरे का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। अब मजे की बात देखना कि जो आजकल BN राव के नाम से अंबेडकर साहब के खिलाफ कुछ बोलते हैं, या अंबेडकर साहब के अनुयायी BN राव के खिलाफ कुछ बोलते हैं, वो विशेष रूप से ध्यान दें। अंबेडकर साहब की सदस्यता चली गई, और अब BN राव ने संविधान सभा के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पत्र लिखा कि अंबेडकर साहब तो संविधान सभा में चाहिए। और जैसे ही बंगाल अलग हुआ, पाकिस्तान में चला गया, अंबेडकर साहब की सदस्यता चली गई है। तो हमें संविधान के निर्माण में अंबेडकर साहब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कानून के जबरदस्त ज्ञाता हैं, वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों को जानते हैं। यह पत्र किसने लिखा था, BN राव ने। तो सोशल मीडिया पर जो ज्ञान देते हैं ना फालतू का, उनसे सतर्क रखो। अंबेडकर साहब और BN राव दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और उनके अनुयायी आपस में लड़ते हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ना। तो BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा कि क्या करो, अंबेडकर साहब को तो वापस लेके आओ। अब लेके कैसे आए, अंबेडकर साहब को कैसे जिताए, तो मैं आपको बता दूं, इसी समय बंबई में कांग्रेस के एक नेता थे जयकर साहब, मिस्टर जयकर। ये मिस्टर जयकर ने क्या कर दिया था, संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। इनके नेहरू जी के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई थी और त्याग पत्र दे, तो बंबई में क्या हो गई, एक सीट खाली हो गई। तो ऐसी स्थिति में BN राव ने राजेंद्र प्रसाद को सुझाया कि जयकर के स्थान पर किसको लाओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाओ। अब बंबई में सरकार किसकी, कांग्रेस की। तो इस संबंध में वहां पर जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे बंबई के, उनसे बात की गई कि भाई आप लोग सपोर्ट करके अंबेडकर साहब को भेजो। उन्होंने कहा हम बात करेंगे पटेल साहब से। पटेल उस समय जो बंबई है आज का महाराष्ट्र और गुजरात था, पटेल साहब भी वहीं से आते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया था, बोले नहीं। मना क्या किया था, उन्होंने कहा था
कि तुम दरवाजे से तो क्या, मैं अंबेडकर को खिड़की से भी ना आने दूं। ऐसी स्थिति में बी.एन. राव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ने जाकर बात की नेहरू जी से। अब भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन समझा सकता था उस जमाने में? आज भी हम बात करें, अमित शाह को समझाना हो तो कौन समझाएगा? मोदी समझाएगा। तो उस समय के मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमित शाह सरदार पटेल। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही किसके पास गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। बोले पटेल साहब को समझाओ, अंबेडकर साहब की हमें जरूरत पड़ेगी, बड़े विद्वान है वो। तो ऐसी स्थिति में नेहरू जी के समझाने पर पटेल साहब मान गए और फिर कांग्रेस के सपोर्ट से बंबई से, ध्यान रखना अंबेडकर साहब कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस के सपोर्ट से बंबई से जीतकर वापस संविधान सभा में सदस्य बने थे। तो यह भी एक गजब किस्सा हो गया, इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब देखो वापस आ जाते टॉपिक पर कि माउंटबेटन योजना के तहत सीटें कितनी तय हो गई? 324। प्रांतों से कितने हो गए? 229। यूटी से कितने होंगे? 3। और रियासतों से कितने होंगे? तो रियासत हो गए मनोनीत। फाइनली 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा। ध्यान देना, संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? डेट के साथ याद रखोगे, 31 अक्टूबर 1947 को। और पुनर्गठन के तहत सदस्य तय हो गए आपके 299 सदस्य तय हुए, फाइनली 299। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? संविधान सभा में कुल 299 सदस्य होंगे। अब क्या हिसाब किताब वापस वही फॉर्मूला लगाओ। तो इसमें तय ये हुआ कि आपके 70 सदस्य कहां से होंगे? रियासतों से मनोनीत होंगे। रियासतों से मनोनीत। देखो चुनाव वापस नहीं करवा रहे हैं, है ना, एडजस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, चुनाव तो वो एक बार जो हुआ था वही है। 3 सदस्य कहां से रह गए? यूटी से। और बाकी जो सदस्य थे अपने 226, ये कहां से रह गए? प्रांतों से। तो अंत में हमारी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अंत में हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य थे। देखो क्रम हो गया, ध्यान रखना। वापस एक बार यहां पर लिख देता हूं। कैबिनेट मिशन के तहत सदस्य कितने हो गए? कैबिनेट मिशन के तहत सदस्य हो गए 389। फिर माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत सदस्य हो गए 324। और पुनर्गठन के बाद सदस्य कितने हो गए? तो पुनर्गठन के बाद सदस्य हो गए 299। तो अंत में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अंत में संविधान सभा में 299 सदस्य थे। मित्रों ध्यान रखना, यह तो बात हुई कि संविधान सभा में सदस्य कितने। अब आपको कुछ और भी बातें ध्यान रखनी है ना, कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? एक तो महिलाओं का ध्यान रखो, और दूसरा संविधान सभा में चूंकि हम राजस्थान में हैं, राजस्थान के भी एग्जाम देते हैं, है ना। आप खाली एसएससी का एग्जाम नहीं दोगे या आईएएस का एग्जाम नहीं दोगे, आप आरएस का भी एग्जाम दोगे, आप सीईटी का भी एग्जाम दोगे, आप पटवार का भी एग्जाम दोगे। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का संविधान के निर्माण में हमारी राजस्थान की क्या स्थिति थी, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार कुछ छोटे छोटे फैक्ट भी ध्यान रखना। कभी आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य कहां से थे ना, सर्वाधिक सदस्य, तो सर्वाधिक सदस्य आए थे संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत, यह एरिया आज भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, उस समय भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला था। यहां से कितने सदस्य थे? 55 सदस्य। फिर आपको पूछ ले न्यूनतम सदस्य कहां से थे? प्रांतों में बात कर रहा हूं ना, न्यूनतम
सदस्य, तो न्यूनतम सदस्य थे असम से। यहां से कितने सदस्य थे? 8। कभी आपसे पूछ ले रियासतों में सर्वाधिक सदस्य, रियासतों में सर्वाधिक सदस्य, तो रियासतों में सर्वाधिक सदस्य मिले थे हैदराबाद को। बड़ी रियासत थी ना हैदराबाद, भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, है ना। तो हैदराबाद को कितने सदस्य मिले थे? 16। उसके बाद में दूसरे स्थान पर आपके थे मैसूर और तीसरे स्थान पर थी त्रावणकोर। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखें कि शुरुआत में हैदराबाद ने भी क्या किया था? संविधान सभा का बहिष्कार किया था और ये 16 सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में हैदराबाद के जो नवाब साहब थे उन्होंने थोड़ी सी बदमाशी की थी ना। यहां के जो नवाब थे, क्या नाम था? ओस्मान अली खान, है ना, ओस्मान अली खान। ये ओस्मान अली खान साहब पाकिस्तान मिलने वाले थे। फिर जब सरकार ने दबाव बनाया तो कह रहे थे कि नहीं, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, ना भारत में मिलूंगा ना पाकिस्तान में। तो विवाद हो गया था जबरदस्त और अंदर ही अंदर इन्होंने क्या बना ली थी? अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी भारत से लड़ने के लिए। अपनी रजाकार करके एक सेना भी बना ली थी। जैसे ही पता चला पटेल साहब को, तो हम सब जानते हैं कि हैदराबाद में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। हमने सैनिकों को पुलिस की वर्दी पहनाकर भेजा और कूटना शुरू किया। हैदराबाद के नवाब साहब रातों रात भाग लिए और फिर हमने हैदराबाद को भारत में मिलाया। आज भी भारत में है और यहां से फिर 16 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित हुए थे। तो रियासतों में सर्वाधिक सदस्य थे हैदराबाद से, प्रांतों में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से और प्रांतों में न्यूनतम सदस्य असम से। अब प्रश्न है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो आजकल महिलाओं को लेकर भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो महिलाएं टोटल हमारी संविधान सभा में, ध्यान रखना मित्रों, 15 थी। कौन कौन थी? ध्यान रहे कि संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15। एक थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कहां से आई थी? संयुक्त प्रांत से। दूसरी थी रेणुका राय, पश्चिम बंगाल से। राजकुमारी अमृत कौर, ये मध्य प्रांत से थी, बाद में हमारे स्वास्थ्य मंत्री रही और आपके जो एम्स है वो इनकी देन है। फिर श्रीजी दुर्गाबाई मद्रास से। सरोजनी नायडू सब जानते हैं बिहार से। बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, ये संयुक्त प्रांत से थी। हंसा मेहता बंबई से। एनी मस्करिनी त्रावणकोर से। अच्छा, ये रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला है एनी मस्करिनी, इसको थोड़ा सा ध्यान रहे। रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला, ये त्रावणकोर से आई थी, एनी मस्करिनी। फिर पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से। मालती चौधरी उड़ीसा से। लीला रॉय पश्चिम बंगाल से। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से और दक्षयानी वेलायुधन मद्रास से। इस प्रकार से संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। राजस्थान से कितने सदस्य थे? तो राजस्थान से 12 सदस्य थे और टोटल सारे राजस्थानियों को मिला ले तो मित्रों 15। 3 ऐसे राजस्थानी थे जो मूल रूप से थे तो राजस्थान से लेकिन निर्वाचित कहीं और से हुए थे, तो इनको हम प्रवासी राजस्थानी कह सकते हैं। राजस्थान का व्यक्ति है और मद्रास में, बंगाल में कहीं पर अपना काम करता है और वहां से वो क्या हो गया? विधानसभा में सपोर्ट से संविधान सभा के सदस्य बन गए। तो ऐसे टोटल हो गए 15। लेकिन सवाल पूछ ले राजस्थान को कितनी सीटें अलॉट हुई? तो राजस्थान को 12 ही सीटें अलॉट हुई थी। कौन कौन थे वो 12 सदस्य? थोड़ा उनका नाम ध्यान रखना है कि राजस्थान से सदस्य कितने थे? 12, जिनमें सबसे पहले माणिक्यलाल वर्मा, हम सब जानते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के जाने माने नेता थे और उदयपुर से मनोनीत हुए थे। दूसरे जयनारायण व्यास, मारवाड़ के जाने माने नेता थे, ये जोधपुर से मनोनीत हुए थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के बड़े नेता थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे, बाद में व्यास जी भी मुख्यमंत्री रहे, है ना। तो ये जयपुर से मनोनीत हुए। गोकुल लाल असावा शाहपुरा प्रजामंडल के नेता थे और जो तीसरा चरण हुआ था आपका, या खास तौर से जो दूसरा चरण एकीकरण का, पूर्वी राजस्थान संघ, उसमें मुख्यमंत्री थे ये। रामचंद्र उपाध्याय, इनको अलवर से मनोनीत किया गया। जसवंत सिंह बीकानेर से आए थे। सरदार सिंह खेतड़ी रियासत के हिसाब से देखेंगे तो जयपुर, यहां से मनोनीत हुए। फिर दलेन सिंह जी कोटा से और राज बहादुर जी भरतपुर से। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, ये भी मेवाड़ प्रजामंडल के प्रसिद्ध नेता रहे। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से और मुकुट बिहारी लाल भार्गव,
ये राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे, एकमात्र निर्वाचित। ये अजमेर मेरवाड़ा से थे, और हम बात कर रहे हैं अजमेर मेरवाड़ा क्या था, यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश, और यहां पर क्या थी, धारासभा थी, तो ये यहां से चुनकर गए थे। क्लियर। उसके बाद में 3 और सदस्यों का नाम ध्यान रखना, जो थे तो राजस्थान के लेकिन चुनकर कहीं और से आए। वो कौन कौन थे, तो एक प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, ये पश्चिम बंगाल से, ये प्रवासी राजस्थानी है। एक बनारसी दास झुंझुनूवाला, ये बिहार से आए थे। और एक पद्मत सिंगानिया, ये संयुक्त प्रांत से आए थे। तो टोटल अगर कर लिया जाए तो 15 सदस्य हो जाते हैं। अन्यथा राजस्थान को सीटें कितनी अलॉट हुई, 12 ही हुई थी। इसमें भी 2-3 सदस्य एक्सचेंज भी हुए समय समय पर। कुछ पहले आईसीएस अधिकारियों को भेजा गया था, फिर उनको वापस बुला लिया गया, जिसमें पन्नीकर का नाम ले सकते हैं हम, वेंकटाचारी का नाम ले सकते हैं, है ना। तो इनको वापस भी बुला लिया गया था। टोटल हमारे 12 सदस्य थे राजस्थान से। ठीक। तो आज की क्लास में हमने केवल इतनी बात की है कि हमारी जो संविधान सभा थी उसका गठन कैसे हुआ, अब संविधान कैसे बना, संविधान में कैसे कार्यवाही हुई, कैसे अधिवेशन हुए, कैसे कैसे प्रस्ताव पारित हुए, उन पर भी हमें बात करनी है। लेकिन वो बात करेंगे हम अगली क्लास में। अब तक की चीजों को अच्छे से नोट कर लें, और अगर आपको लग रहा है कि क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छी है, तो क्लास को शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं। मैं बार बार कहता हूं, मेरी एनर्जी आप पर डिपेंड करती है। जितने अधिक ऑडियंस होंगे उतना ही मुझे काम करने में मजा आएगा, मैं उतना ही बेहतर काम कर पाऊंगा, उतना ही बेहतर पढ़ा पाऊंगा। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना अधिक वीडियो को शेयर करते हैं। अच्छा, आपके कोई सुझाव है, आपके कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अगली क्लास में आपके उत्तर भी दूंगा। निसंकोच होकर आप कमेंट करके आपके प्रश्न, आपके सुझाव भी बता सकते हैं, उस पर भी मैं काम करूंगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।